बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मास और वेट के दरमियान जो फर्क है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही न्यूटन का फिर थर्ड लॉ भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा जो टॉपिक है वो मास एंड वेट है। आप लोग अक्सर जो है ना वो कुछ चीज लेने जाते हो दुकान पे, या आप जब आपस में बात करते हो तो एक दूसरे को कहते हो तुम्हारा वजन कितना है, कहते हो ना तुम्हारा वेट कितना है। अगर ये बात देखी जाए तो ये कहना गलत है। तब आप एक दूसरे को वेट कहते हो और अगला वो जवाब में कहे कि मेरा वेट है 50 किलोग्राम या 50 kg, 40 किलोग्राम या 70 किलोग्राम, जितना भी, तो ये असूलन या कंसेप्चुअली एक गलत बात है। वो जो आपको अपना बता रहा होता है ना वो वजन या वेट नहीं, वो आपको अपना मैथ बता रहा होता है। ठीक है, मैथ एक बेस क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। और क्या डेफिनेशन है मैथ की, अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे ना दोनों के दरमियान फर्क है मैथ और वेट है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस या इनक्लोज, जो भी कहें कि किसी भी बॉडी में कितना मैटर इनक्लोज हुआ हो। ठीक है, और अगर आप वेट की डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या है जी, वो है हमारे पास फोर्स with which earth attracts everything। जबकि वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जिससे जमीन किसी भी शय को अपनी तरफ खींचती है। देखिए डिफरेंट चीजें हैं, अगर आप डेफिनेशन को ही देखें उसमें वो क्या कह रहा है, मैटर पोजेस बाय द बॉडी, कि बॉडी के अंदर कितना मैटर है, कितना मादा है। और वेट क्या है, वो फोर्स है। ठीक है, किस फोर्स के साथ उस बॉडी को जमीन अपनी तरफ खींच रही है, ये कौन डिटरमिन करता है, उसका वेट डिटरमिन करता है। सही है। अब ये जो है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो लोग आपको ये पता होना चाहिए इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, जमीन के सेंटर की तरफ। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मास जो है ना वो किलोग्राम है। और जो आपके पास वेट है उसकी यूनिट क्या है, यूनिट न्यूटन होगी क्योंकि वो फोर्स है। वो न्यूटन है क्योंकि ये एक फोर्स है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये बेस क्वांटिटी है। ठीक है, जबकि ये आपके पास क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, सॉरी डिराइव क्वांटिटी है। और उसके बाद आपके पास जो मैथ्स है ना वो हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैथ्स की रिप्रेजेंटेशन है एम मैथ्स इज इक्वल टू स्मॉल एम। जबकि जो वेट है उसका फार्मूला है W, कैपिटल W से जाहिर होता है और W इज इक्वल टू एम। यानी आप किसी भी शय को उसके मास को जी से, जो आमतौर पे 9 टन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जाता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। यानी अगर किसी बॉडी का मास 7 किलोग्राम है तो उसका वेट कितना होगा, 70 न्यूटन हो जाएगा। सही है, तो ये डिफरेंशिएट था, ये फर्क था दो चीजों के दरमियान। कौन कौन सी दो चीजों के दरमियान, मास और वेट के दरमियान। मास क्या चीज होती है और वेट क्या चीज होती है। तो नॉर्मली जो हम से कह देते हैं ना कि दोनों सेम चीजें हैं, तो आप देख लें कि दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, ये तो था मास एंड वेट। अब हमने पढ़ना न्यूटन का थर्ड लॉ। हम न्यूटन के लॉ जो पढ़ रहे थे, न्यूटन का पहला लॉ और दूसरा लॉ, हमने कहा था कि पहले लॉ में वो क्या कहता है, अगर नेट फोर्स ना लगे। दूसरा जो लॉ है न्यूटन का सेकंड लॉ, उसमें वो कहता है अगर नेट फोर्स लगे
ठीक है, अब नेट फोर्स भी लग गई, उससे कोई एक्शन भी हो गया। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ना वो किस बारे में है, फिर एक्शन और उसके रिस्पॉन्स के बारे में। ठीक है, कि बॉडी जो है वो किसी भी एक्शन को कैसे रिस्पॉन्स करेगी। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है। तो मैग्नीट्यूड में यानी उसके बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, उसके मुखालिफ होता है। एक्शन का क्या होता है कि रिएक्शन होता है, और डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड में उसके इक्वल होता है। सही है, और फिर ये जो आपके पास एक्शन रिएक्शन है ना, ये दो सेम बॉडीज पे नहीं लगता। एक ही बॉडी पे एक्शन और दूसरी बॉडी पे रिएक्शन नहीं होता। सही है, जैसे एक स्विमर तैर रहा है ना, तो वो क्या करता है, वो पानी को पीछे की तरफ पुश करता है। तो एक्शन किस पे हो रहा है, पानी पे। पानी क्या करता है, उस स्विमर को आगे की तरफ पुश करता है। तो रिएक्शन किस पे हो रहा है, स्विमर पे। इस तरह अगर आप चल रहे हैं, तो आप जब चल रहे होते हैं तो आप जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, जमीन आपको सामने की तरफ पुश कर रही होती है। तो आपका एक्शन जमीन पे था, जमीन का रिएक्शन आप पे। तो आप कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर्स। ऑन पेयर्स। ठीक है, जैसे एक सवाल अक्सर लोग करते हैं, आई थिंक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि अगर घोड़ा जो है ना वो भाग रहा है, एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो घोड़ा कैसे चल रहा है, एक दूसरे के मुखालिफ है ना। इतना वो आगे की तरफ लगाएगा उतनी फोर्स उसके पीछे की तरफ लगेगी, उससे तो स्टेशनरी होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, लेकिन वो रुका हुआ तो नहीं होता, वो तो चल रहा होता है। तो आप जवाब देंगे कि घोड़ा एक्शन जमीन पे कर रहा है, जमीन रिएक्शन किस पे कर रही है, घोड़े पे। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही बॉडी पे एक्शन उसी बॉडी पे रिएक्शन नहीं है पूरा होता। एक्शन एक बॉडी पे हो रहा है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे हो रहा है, तभी तो सिस्टम सारा मूव कर रहा है। जैसे आप बॉल मारते हैं दीवार को, ठीक है, जब बॉल दीवार से हिट होती है तो दीवार को जाके लगती है, ये बॉल का क्या है, एक्शन है दीवार के ऊपर। दीवार उसको वापस पीछे की तरफ पुश करती है, ये दीवार का रिएक्शन है बॉल। ठीक है, तो इसका मतलब एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं, रिएक्शन में ऑपोजिट होते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात क्या है कि वो किस पे एक्ट कर रहे होते हैं, पेयर्स पे, यानी दो मुख्तलिफ बॉडीज पे। एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडीज पे एक्ट नहीं हो रहा हो। सही है, ये एक बड़ी मिस्टेक जो है ना, वो मिस्टेक है। लोग समझते हैं कि ये शायद सेम है, आप बंदे के जहन में सवाल आता है कि ये सेम है, मतलब इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो बॉडीज मूव कैसे कर रही हैं। तो बॉडीज ऐसे मूव कर रही होती हैं कि एक्शन डिफरेंट बॉडी पे लग रहा होता है, रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे लग रहा होता है, इसलिए ये सारी चीजें आपकी मूव कर रही होती है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अंडरस्टूड है कि जैसा एक्शन होगा रिएक्शन आमतौर पे वैसा ही होता है। हाँ, आप कहेंगे सर हम बाल को बड़े जोर से दीवार के साथ मारते हैं तो बाल उस ताकत से वापस नहीं आती जिस ताकत से जा रही होती है। उसमें ये हो सकता है कि बाल जब जाके दीवार को टकराती है ना, तो देखिए साउंड पैदा होती है। जब भी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, हीट पैदा होती है, तो हमारी कुछ एनर्जी जरूर उस साउंड में और हीट एनर्जी में जाया हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जब हम चल रहे होते हैं तब भी आप देखेंगे हीट पैदा हो रही होती है। तो ये जो आपके नॉर्मल जिंदगी में जो एक्सपेंडिचर्स है एनर्जी जहां जाया हो रही होती है फ्रिक्शन की वजह से या किसी और वजह से, साउंड की वजह से, वो भी बीच में साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें ना, उनकी भी साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी,
या फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी जो आपकी लॉस हो रहा है, ठीक है, वो सारा, तो आपके पास टोटल एनर्जी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर एनर्जी, क्योंकि हम कहते हैं एनर्जी ना कभी पैदा होती है ना खत्म होती है, सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। तो अगर एनर्जी खत्म हो रही है या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो वो हमारे लॉ की वायलेशन है, और जो अल्टीमेटली ये लॉ जो है ना आपके एक्शन रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने यही पढ़ना था, बड़े इजी से टॉपिक्स थे। थैंक यू सो वेरी मच, ठीक है।